वो मतलब आपको बताते हैं कि ये करिए वो करिए, खुद अपने एयरलाइंस नहीं चला पाए, दूसरों को अब जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। नाइट लैंडिंग्स, रात के वक्त फ्लाइट उड़ाना जो है, एक पायलट एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही ऐसे जहाज उड़ा सकता है, नाइट लैंडिंग्स कर सकता है। और 2 दिन से ज्यादा लगातार नाइट ड्यूटी आप दे नहीं सकते। एक दिन में 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स, अब 3700 से ज्यादा फ्लाइट्स हो चुके हैं। इनफैक्ट शायद अभी हम बात कर रहे हैं 4000 से ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं इंडिगो एयरलाइंस के। ब्लेम डाल दिया है कि आप अपना खर्चा तो है, आपका प्रॉफिट तो अच्छा बनाना है। टर्नओवर 8000 करोड़ का है इंडिगो एयरलाइंस का एनुअल टर्नओवर। इस साल शायद 2025 में घटा है, 7458 है। 2024 में दे हैड अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 8000 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीस। एक टिकट 39,000 रुपीस का कैसे हो रहा है? आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि यह सिचुएशन आपने अलाउ क्यों किया। यहां तक कि टाटा ग्रुप के बारे में भी एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन आया है स्क्रॉल में, उसमें आप नजर मारिएगा। मैं इनफैक्ट रिपोर्टर को बुला रहा था अपने शो पे बात करने के लिए। उनके मुताबिक 758 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया उस कंपनी की तरफ से। वेलकम बैक दोस्तों, मनी के शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मैं बात करने जा रहा हूं क्योंकि ये जो भारत में इंडिगो का मसला हुआ, मंत्री ने बता दिया कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, उनके सीईओ ने बता दिया इंडिगो के चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। उसके बाद भी 500 फ्लाइट्स जो हैं रद्द हो गए। अभी बेहतर है लेकिन सही नहीं हुए हैं चीज़ें। तो ये एक इंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल है, मैं कहूँगा, जो हमें समझने में मदद करेगा कि डोमिनेंस जब किसी कॉरपोरेशन का, किसी प्राइवेट कंपनी का यहाँ पर जब हो जाता है मार्केट पर, जब मोनोपोली या डुओपोली या ओलिगोपोली बनता है, तो फिर खतरे क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उसका सीधा सीधा ताल्लुक स्कॉलर्स देखते हैं जमहूरियत के साथ या पॉलिटिकल कैपिटल के साथ। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मुझे लगा कि आज इस पर थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, मोनोपोली कैपिटलिज्म के बारे में और उससे जुड़ी जो हैं ये चीज़ें। ये क्यों अहम है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि भारत में जो इंडिगो वाला मसला हुआ है, इंडिगो जिसके पास लगभग 65% का मार्केट कंसोलिडेशन है, भारत का जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसका लगभग 65% हिस्सा इंडिगो एयरलाइंस का है। ये हमेशा से नहीं था, ये बढ़ा है। बहुत सारे एयरलाइंस बंद हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। वो एक मॉडल तो फॉल्टी था ही, लेकिन फिर हुआ ये कि एक तरफ तो सुर काफ़ी बुलंद हो रहे थे कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। सरकार ने काफ़ी हद तक उससे बचने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मार्केट फोर्सेस कामयाब रहे। गया भी उसी कंपनी को वापस, टाटा ग्रुप के पास, जिसके पास ओरिजिनली एयर इंडिया हुआ करता था। उसको नेशनलाइज किया गया। बहुत सारे एयरलाइंस, उनका मामला डावाडोल था, लेकिन फिर उसको कंसोलिडेट करके नेशनलाइजेशन उसका हुआ। बड़ी लंबी हिस्ट्री है उसकी। बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स तो गायब हो गए, मर्ज होकर के बड़े एंटिटीज़ बने। मैं जब बचपन में, हमारे पास सिर्फ 3 ही एयरलाइंस होते थे विदेश जाने के लिए, एयर इंडिया, डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत। फिर वायुदूत बंद हुआ। जब 91 के बाद इकोनॉमी खुलने लगी, उसके बाद नए नए प्राइवेट कैरियर्स आने लगे। उसके बाद जेट एयरवेज हमने देखा, सहारा एयरलाइंस एक लो कॉस्ट कैरियर का ऑप्शन 90s में, लेट 90s अर्ली 2000s में। ये तो ज़बरदस्त, ये एक आप कह सकते हैं कि एक भूचाल जैसे आ गया हो, एक जैसे बांध के दरवाजे खुल गए हों और एकदम से पानी की धार आ गई। इतने सारे एयरलाइंस हुए, इतने ऑप्शंस लोगों के पास आ गए। एयर ट्रैवल सस्ता होने लगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे थे, एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। मैंने ज़िंदगी में सबसे सस्ता टिकट जो दोस्तों लिया है वो है 500 रुपये का एयर टिकट। आप यकीन मानिए, स्पेशल स्कीम का टिकट।
और ये अब हम उस दौर को याद करते हैं बहुत खुशी के साथ भी और एक नॉस्टैल्जिया स्पिरिट में भी हम देखते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये लो कॉस्ट एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस का मुझे याद है, मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन सहारा एयरलाइंस में एकदम फर्स्ट क्लास एयरलाइन वो था, उसकी खूबियाँ थी और उसमें खाना भी ज़बरदस्त मिलता था और उसमें गिफ्ट्स भी दिए जाते थे। कॉन्टेस्ट होता था, ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता था। मेरी माँ ने एक हीरे का पेंडेंट जीता था। एक बार हम लोगों ने ट्रैवल किया था, मैंने एक बढ़िया वीडियो गेम का सेट जीता था। तो और एक ग्रेनाइट पर महादेव और पार्वती की मूर्ति भी हमें मिली थी, ग्रेनाइट पत्थर पे तराशा हुआ। बहुत अच्छे मतलब खूबसूरत गिफ्ट्स हम लोगों को मिले थे। उसके बाद एयर डेक्कन आया, एयर डेक्कन ने और भी इसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। लेकिन आज की तारीख में ये सारे बंद हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, किंगफिशर एयरलाइंस ने तो रेडिकलाइज कर दिया एकदम से इंडस्ट्री को, फ्लैट स्क्रीन टीवीज वगैरह वगैरह, लेकिन सैलरीज दे नहीं पाए। आखिरकार ये होना ही था कभी जाकर के, ये फटना ही था और आखिरकार वही हुआ। ये सारे लो कॉस्ट प्लेयर्स जो हैं या तो मर्ज हो गए बड़े एयरलाइंस के साथ, एयर डेक्कन का मर्जर हो जाता है जेट एयरवेज के साथ, अब जेट एयरवेज खुद नहीं रहा। तो आप देखिए कि एक तो मुझे मतलब मैं क्या बोलूं कि मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है जब ऐसे एयरलाइन प्रोप्राइटर्स जो चला नहीं पाए उनको बतौर एक्सपर्ट्स बुलाया जाता है। वो मतलब आपको बताते हैं कि ये करिए वो करिए, खुद अपने एयरलाइंस नहीं चला पाए, दूसरों को अब जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। खैर वो उनका हक है, लेकिन थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगता है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि कुछ ऐसे पूंजीपतियाँ, एक के ख़िलाफ़ बड़े संगीन करप्शन के इल्ज़ाम हैं, आज तक वो खारिज नहीं हुए हैं, लेकिन सत्य, न्याय और क्लीन सरकार पर क्या ज्ञान देते हैं आजकल टेलीविज़न में आकर के। 2014 के बाद से लगातार मैं देखता हूँ, मुझे हमेशा बड़ी हंसी आती है, क्योंकि आप या तो अपने ही रिकॉर्ड को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या जितना आप आवाज़ करेंगे देशभक्ति वाले, उतना आपको लगेगा कि पब्लिक भूल जाएगी कि आपने कांड किया हुआ है। खैर, तो ये इंडस्ट्री ठप हो गया और आखिरकार आपने देखा कि लो कॉस्ट प्लेयर एक जो इंडिगो था, और इंडिगो वाकई में बहुत अच्छा लगता था, क्लीन फ्लाइट्स एकदम टाइम पे उड़ते थे। टाइम पे इसलिए उड़ते थे क्योंकि अराइवल टाइम भी लेट दिखाते थे और डिपार्चर टाइम भी काफ़ी दिखाते थे। एक्चुअल में उड़ते उड़ते काफ़ी टाइम लग जाता था और अराइवल हमेशा पहले ही होता था। मैंने देखा है वो इसलिए क्योंकि आपने जिस रूट में 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, उसमें आपने जो है लगभग 3 घंटे का दिखा के रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है आप तो टाइम पे पहुंचेंगे, वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। वो तो इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स होते थे। एनीवे, दैट्स हाउ यू डू बिजनेस परहैप्स, एंड स्पेशली इन अ कंट्री वेयर रेगुलेशंस आर लैक्स या फिर अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होते। अब इस बार हुआ क्या है इस केस पे, पहले तो हम इमीडिएटली क्या हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि ये सरकार ने क्या किया था और इंडिगो में ये क्राइसिस क्यों आया। सरकार ने एक जो इंटरनेशनल नॉर्म है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, FDTL इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि पायलट्स को 48 घंटों का रेस्ट तो मिलना ही चाहिए। इंडिगो बहुत सारे फ्लाइट्स अपने रात को उड़ाते हैं, तो सेम क्रू जो है रिपीट होता रहता है, वो कि सेफ नहीं होता है। इससे पहले 36 घंटों का था रेस्ट टाइम मैंडेटरी, अब 48 घंटों का कर दिया है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, उन्होंने 2024 में, पिछले साल फरवरी में ये अनाउंस कर दिया, सभी एयरलाइंस को बोला गया कि आपको जो है FTDL के तहत जो नॉर्म्स है उसके तहत आपको ऑपरेट करना होगा, और ये 2 फेजेस में इंप्लीमेंट होगा। पहला जुलाई 2025 में और दूसरा और फुल इंप्लीमेंटेशन 1 नवंबर सन 2025 में। यानी फरवरी 2024 में बता दिया गया था
कि ये लागू होने वाला है और 1 जून 2024 तक एयरलाइंस को कंप्लाई करने के लिए बोला गया था। इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब ये होता है कि जो पायलट्स हैं, अब कम पायलट्स अवेलेबल होंगे। जहां पे पहले 36 घंटों का था, अब 48 घंटे हो जाने से यू हैव फ्यूअर पायलट्स अवेलेबल। तो आपको पायलट्स हायर करने होंगे कि आपका बैलेंस बरकरार रहे। जितने फ्लाइट्स आप उड़ा रहे हैं पहले की तरह उतने ही आप चलाइए, लेकिन आपको क्रू हायर करना होगा। इंडिगो ने हायर करने से मना कर दिया, हायर नहीं करेंगे, यानी एग्जिस्टिंग आप क्रू से ही आप चलाएंगे। इसमें क्या था? नाइट लैंडिंग्स, रात के वक्त फ्लाइट उड़ाना जो है, एक पायलट एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही ऐसे जहाज उड़ा सकता है, नाइट लैंडिंग्स कर सकता है। और 2 दिन से ज्यादा लगातार नाइट ड्यूटी आप दे नहीं सकते। यह है नाइट मतलब कब? रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का पीरियड जो है एयरलाइन पार्लेंस में उसको नाइट ड्यूटी माना जाता है। यानी 5 घंटे आपको नाइट ड्यूटी करनी होती है, लेकिन वो लगातार 2 दिन से ज्यादा आप कर नहीं सकते। और एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन आप कर सकते हैं। रात में प्लेन्स आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि फटीग होता है, एक पायलट थक जाता है। एक हवाई जहाज को उड़ाना आसान नहीं होता है, कितना कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। ये गाड़ी चलाने में ही आपको कितनी थकान महसूस होती है दोस्तों। मैं ऑलरेडी थक गया हूं स्टूडियो आते आते। आप सोचिए कि एक हवाई जहाज में जिसमें कितने लोगों की जानें आपके हाथ में हैं, इतना इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इतने फ्लाइट कंडीशंस होते हैं, कितना कुछ इंस्ट्रक्शन याद रखना होता है। इसमें पायलट फटीग बहुत ज़्यादा होता है और बहुत जल्द होता है। उससे बचने के लिए ये गाइडलाइंस जारी किए गए थे और इंडिगो ने उसको मानने से मना कर दिया कि हायरिंग नहीं होंगे। सो हायर नहीं किया। 2 दिसंबर से ही इंडिगो फ्लाइट्स में इस साल आपने देखा जो असरात उसके होने थे वो हो गए। 1 नवंबर से जब ये रेस्ट्रिक्शंस आ गए तो फिर क्योंकि आपने पायलट नहीं हायर किया, आपको लगभग 2 साल पहले ही आपको आगाह कर दिया गया था, आपने कुछ नहीं किया उसका, तो फिर आपको छुट्टी तो देनी पड़ेगी। मतलब आपके पास क्रू कम है, मतलब फ्लाइट्स आपको कैंसिल करने पड़ेंगे, मतलब पैसेंजर्स को जो है डिस्कम्फर्ट होगा, तकलीफ होगी। इसका मतलब ये कि जो आपदा में अवसर ढूंढने का जो एक रवायत बन गई है भारत में, उसके चलते बाकी एयरलाइन जिनके पास फ्लाइट्स हैं उन्होंने बढ़ा दिए फेयर्स। दिल्ली और जयपुर 297 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। बाय रोड आप, अच्छे रोड्स हैं वैसे, बाय रोड आप 3 घंटे में ही आप तय कर सकते हैं। उस रूट पे 88,000 का टिकट चल रहा था। भारत की मीडिया में ऐसे बहुत सारे डिटेल्स रिपोर्ट हो चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा उस पर बोलना नहीं चाहूँगा कि कितना टिकट कितना आया। लेकिन ये इंडिगो अफोर्ड कर सकता था क्योंकि वो तो 65% का मार्केट कॉर्नर करके बैठा हुआ है। सरकार के इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो नहीं किए। एक दिन में 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स, अब 3,700 से ज्यादा फ्लाइट्स हो चुके हैं। इनफैक्ट शायद अभी हम बात कर रहे हैं 4,000 से ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं इंडिगो एयरलाइंस के। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स FIL ने साफ तौर पे ब्लेम डाल दिया है कि आप अपना खर्चा तो है, आपका प्रॉफिट तो अच्छा बनाना है। टर्नओवर 8,000 करोड़ का है इंडिगो एयरलाइंस का एनुअल टर्नओवर। इस साल शायद 2025 में घटा है, 7,458 है। 2024 में दे हैड अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 8,000 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीस। तो ऐसे एक एयरलाइंस का अब देखिए कि वो हायर नहीं कर रहा है, मतलब पब्लिक सफर करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मानसिकता से तो यही समझ में आ रहा है। यही फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स बोल रहा है कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब वहां पे नौकरियां छोड़ने का भी कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों इतना आसान नहीं है। एक कैरियर से आप दूसरे कैरियर में अगर जा रहे हैं, अगर डोमेस्टिक एयरलाइन है तो फिर आपको लगभग 1 साल का नोटिस देना होता है। डोमेस्टिक में 1 साल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 6 महीने का नोटिस देना होता है। इंटरनेशनल करियर्स में अगर आप जा रहे हैं तो बड़ा लंबा टाइम होता है, इतने में नौकरी चेंज करना आसान नहीं होता है।
तो इसीलिए इस एयरलाइन को मालूम है कि आसानी से जो है मुनाफा कमाया जा सकता है। सरकार के पास ऑप्शंस नहीं है। दूसरा बड़ा एयरलाइन जिसके पास 27% मार्केट शेयर है वो एयर इंडिया है, वो भी प्राइवेट है। अब सरकार करे तो क्या करे, उसके पास इसीलिए एयर इंडिया के फ्लाइट्स में जो अकोमोडेट हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी फीस ली जा रही है। कल भी मैं देख रहा हूं, इनफैक्ट ये कोर्ट में गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा भारत सरकार से कि आपके गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद एक टिकट 39,000 रुपीज का कैसे हो रहा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि यह सिचुएशन आपने अलाउ क्यों किया। सरकार ने बोला, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, उन्होंने सरकार को रिप्रेजेंट करके बोला कि दरअसल एयरलाइन का फेलियर है, इंडिगो के पास वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। तो कोर्ट ने पूछा, इफ दे हैव फेल्ड व्हाट हैव यू डन, यू अलाउड द सिचुएशन टू प्रेसिपिटेट। तो कोर्ट ने पूछा है, जो एक टिकट जिसका 5,000 से ऊपर होना नहीं चाहिए फेयर, ये 39,000 तक किस तरह से गया। आप ये मैथ्स तो समझिए ना। 5,000 का टिकट नॉर्मल टाइम पे होना चाहिए, वो 39,000 पे क्यों जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। कुंभ मेला के टाइम पे भी मैंने अपने शो पे बताया था कि एयरलाइंस जो हैं ये कर रहे हैं। तो ये लगातार हो रहा है। उसके बाद भी सरकार का मैकेनिज्म अब क्यों आया, जब इतना शोर मचा तब। अब कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, 5 to 10% फ्लीट को कट करने की बात करें, लेकिन उसका भी नुकसान जो है पब्लिक को ही होगा, क्योंकि उसके पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है। अब मीडिया में यहां तक खबर आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी इंडिगो ने दिए थे 36 करोड़ के भारतीय जनता पार्टी को। 31 बॉन्ड्स मई 2019 में लाए गए और बाकी बॉन्ड्स अक्टूबर 2023 में लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले लिए गए थे। इंडिगो के प्रमोटर राहुल भाटिया ने फिर अलग से 29 बॉन्ड्स 20 करोड़ रुपए में खरीदे। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एविएशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंटरग्लोब, जो कि होल्डिंग कंपनी इंडिगो का, वो सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड परचेजर बन गया। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक ही मालूम पड़ा है कि ये सबसे ज्यादा गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये ऑपोजिशन और कुछ सर्कल्स में, एकेडमिक सर्कल्स में भी, या जो कमेंटेरिएट है, वो कमेंटेरिएट बोलना शायद मुनासिब होगा, उसमें वो इसके साथ जोड़ के देख रहे हैं कि फायदा पहुंचाया तो फिर इतना मिला। यहां तक कि टाटा ग्रुप के बारे में भी एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन आया है स्क्रॉल में, उसमें आप नज़र मारिएगा। मैं इनफैक्ट रिपोर्टर को बुला रहा था अपने शो पे बात करने के लिए। उनके मुताबिक 758 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया उस कंपनी की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं। तो ये पब्लिक के पास ऑप्शंस घट जाते हैं। फिर अगर आप, सरकार ने जो हिदायत दी है उसके बावजूद आप 40,000 आप चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अवज्ञा की दृष्टि से देखा जा रहा है क्या सरकार को, या उनको मालूम है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि सरकार के पास खुद ऑप्शंस लिमिटेड हैं? ऐसा होने ही क्यों दिया गया, ये एक अहम सवाल है। तो इसी पस मंजर पे मैं आपको बताना चाहूंगा मोनोपोली कैपिटलिज्म का क्या खतरा बनता है। स्कॉलर्स ने इस पे बहुत काम किया हुआ है। रूडोल्फ हिल्फर्डिंग, खुद लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने अपने दौर में, पॉल बरान, पॉल स्वीजी, ये स्कॉलर्स हैं जिन्होंने काम किया है मोनोपोली कैपिटलिज्म पर, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप और मार्केट पावर का क्या कनेक्शन बनता है। जब कंपटीशन घट जाता है तो फिर कंपनीज या कॉरपोरेशंस के पास प्राइस सेटिंग कैपेसिटी आ जाती है। मन मर्जी प्राइसेस वो चार्ज कर देंगे, नहीं होगा तो रुकवा देंगे सर्विसेज। पब्लिक त्राहिमाम करेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास भी क्या ऑप्शन होगा? सरकार अपने लेवल पे तो चला नहीं सकती है, उसको भी डिपेंडेंट होना होता है। तो कोई फिर बीच का रास्ता इख्तियार होता है।
एफडीटीएल के केस में, इंडिगो के केस में क्या किया सरकार ने? जब देखा कि ये हो नहीं पा रहा है, सरकार ने फिर से रियायत दे दी। अच्छा ठीक है, फरवरी 2026 तक इंप्लीमेंट कर दीजिए, अब पुराने सिस्टम पे ही आप चलाइए। तो ये चीज है जो हुआ है। रेगुलेटरी कैप्चर हो जाता है। आपके पास डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा है, तो रेगुलेटरी एजेंसीज पर इस तरह से प्रेशर डाला जा सकता है और फिर उन्हीं की सुनी जाती है जब पॉलिसीज बनाए जाते हैं। तो चार्ल्स लिंडब्लॉम है स्कॉलर, उन्होंने कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज जहां पे कैपिटलिज्म है, यानी वेस्ट के डेमोक्रेसीज, उन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चरली जो है एक प्रिविलेज पोजीशन बनता है बिजनेस के लिए ऐसे डेमोक्रेसीज में जहां पर कैपिटलिज्म है, और सरकार को फिर कमजोर किया जा सकता है इसके जरिए, सरकार के पोजीशंस को कमजोर किए जा सकते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी घट जाती है, क्योंकि अगर एक या दो बड़े कॉरपोरेशंस ही सब कुछ कुंडली जमा करके बैठे हुए हैं सर्विसेज पे, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ और सरकार भी कैसे तय करेगी? सरकार को फिर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिसमें काफी खर्च और टाइम लगता है। Monopoly firms can become quasi-sovereign institutions all by themselves. अपनी खुद मुख्तारी हो जाती है फिर उन कॉरपोरेशंस की। भारत में अभी ऑपोजिशन और जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं वो लोग कह रहे हैं कि एक दो कॉरपोरेशंस दुओपोलीज आपने बना दिए हैं, एक दो या 25 बड़े सरमाएदारों के हाथ में सबका मुस्तकबिल सौंप दिया है, सबका आज वर्तमान जो है सौंप दिया है, तो फिर इसका नतीजा क्या निकल सकता है? और इससे जो है इनइक्वालिटीज बढ़ जाते हैं। कितने लोग हैं जो 88,000 का टिकट खरीद के जा सकते हैं दिल्ली और जयपुर के बीच में? बहुत अमीर तरीन लोग जो है वही जा सकेंगे, और जाते भी हैं शायद। टिकट्स अगर जा रहे हैं तो फिर मतलब कोई तो खरीद रहा है ना, जिसको ज़रूरी है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। केसी त्यागी जी एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड के बड़े लीडर हैं, उन्होंने खुद बोला उनकी बेटी ट्रैवल की है, उन्होंने कितना बड़ा अमाउंट दिया है सरकार के निर्देश आने के बाद, तो हर कोई मजबूर बैठ जाता है।